नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड के अपने चैनल पे मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आप सब साथियों का, इलेक्ट्रोहोपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोपैथी की अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समरूप तुलनात्मक कुछ दृष्टिकोण। काफ़ी भ्रमित करने वाली बातें इलेक्ट्रोहोपैथी के लिए निकलकर विभिन्न समुदायों द्वारा, विभिन्न वर्गों द्वारा कही जाती हैं। आज हम इसके कुछ भ्रमों पर आपसे चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोपैथी के शाश्वत होने का प्रश्न है, इलेक्ट्रोहोपैथी चिकित्सा विधि में ये माना जाता है कि रोग एक है और वो शाश्वत है। इलेक्ट्रोहोपैथी चिकित्सा में रोग का इलाज होता है, लक्षण का नहीं। यानी हम किसी रोग का इलाज नहीं करते, हम किसी रोग का इलाज करते हैं, किसी लक्षण का इलाज नहीं करते। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी दवाएं कुल 38 हैं और न तो इनमें अभी तक कोई संशोधन हुआ है और आगे भी इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियों की विशेष गुणों को देखते हुए न तो संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है। दवाएं साधारण रासायनिक यौगिकों के समान शरीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, अतः ये हानि रहित हैं। उचित मात्रा में उपस्थित रहकर ये रोग को अच्छा करती हैं। हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोहोपैथिक दृष्टिकोण से कि दवाएं मात्र पौधों, जिनकी संख्या कुल 115 है, लघु उद्योग के रूप में हम इसको अपने बाग में, अपने बगीचे में स्थापित कर सकते हैं और दवाओं को तैयार कर सकते हैं। रोग उपचार और दवाओं में किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होने के कारण एक और बड़े अनुसंधान और संस्थाओं की इसमें आवश्यकता है और अनुसंधान किए जाने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे ये भी कह दूं कि इन 115 पौधों में भारत में सभी पौधे नहीं मिलते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये निजी अनुभव है इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में पिछले 37 वर्षों का, कि इलेक्ट्रोहोपैथी में भारतीय पौधों पर शोध किया जाना चाहिए। देश में जितने भी इलेक्ट्रोहोपैथी के औषध निर्माता हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इलेक्ट्रोहोपैथी के वे पौधे जो विदेशों में पाए जाते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट पर, उनके विकल्प पर, उनके अन्य प्रजातियों पर शोध करें और शोध करके इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियों को निर्मित करें। क्योंकि मान लीजिए कोई पौधा अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका का टेम्परेचर, अमेरिका का वातावरण, अमेरिका के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का खान पान और उस पौधे की उस जलवायु में पाए जाने वाली विशेषता होती है। हम भारत में हैं, हम भारत के रोगियों का इलाज करते हैं, भारतीय परिवेश में, भारतीय पर्यावरण में हम भारत में पाए जाने वाले पौधों पर अगर शोध करते हैं तो इलेक्ट्रोहोपैथी में एक नई क्रांति आएगी और उसका परिणाम भी बेहतर होगा। हम बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी प्रजातियां हमारे देश में हैं, अन्य देशों में वो नहीं है। उनकी फैमिली एक है, उनका क्लासिफिकेशन समान है, लेकिन उनकी जीन्स या वैरायटी अलग अलग है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो शोधकर्ता हैं, जो औषध के निर्माता हैं, वो इलेक्ट्रोहोपैथी में भारतीय पौधों पर कुछ नई क्रांति लाएं, कुछ नया शोध करें। अब हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रोहोपैथी में एक ही रोग है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में अगर डॉक्टर रमाशंकर जी के शब्दों में कहें तो मैं आपको उसको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्री लिक्विड, lymph or blood. Every disease originate in a change either of blood or lymph or both of the same time. लिम्फ या ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग का कारण बनता है और ये बात लगातार कही गई है, लगातार बताई गई है इलेक्ट्रोहोपैथी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विद्वानों के द्वारा भी। जहाँ तक अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सवाल है कि हम इसको अपने आप को, इलेक्ट्रोहोपैथी को अन्य चिकित्सा पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन में कहाँ अलग पाते हैं,
अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोग के नामों की एक बहुत बड़ी संख्या है, रोगों के लक्षणों की एक बहुत बड़ी संख्या है, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग एक है, हम रोग को दूर करते हैं, लक्षण की हमारे पास कोई दवा नहीं है। अन्य चिकित्सा पद्धतियां लक्षणों के आधार पे सीधी और सरल तरीके से चिकित्सा कार्य करने में अपने विभिन्न तरीके अपनाती हैं और हम केवल एक रोग पर अपना निशाना साधते हैं। उनके यहाँ दवाएं अनगिनत हैं, दवाओं के सोर्सेज अनगिनत हैं और दवाओं की खपत के अनुसार उनके प्रायोगिक करने के तरीके भी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ पौधे सीमित हैं, औषधियाँ सीमित हैं, रोग एक है और उन रोग को हमने अंगवार का में थोड़ा सा हमारे साथी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि 38 औषधियाँ हैं और 38 औषधियाँ अंगवार हैं, तो लोग कहते हैं क्या शरीर में 38 अंग ही हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, अंगवार का तात्पर्य है कि शरीर के विभिन्न रासायनिक संगठनों में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अनुरूप हमने 38 औषधियों को डिवाइड किया है। ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हमारी औषधियाँ भाग नहीं लेती हैं, ये केवल उनको प्रेरित करती हैं। हमारे बार बार तमाम साथी इस बात को सवाल करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि आप कहते हैं ये औषधियाँ एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स अनगिनत प्रकार के होते हैं। जी हाँ, एंजाइम्स अनगिनत प्रकार के होते हैं, लेकिन वनस्पति कोशिकाओं के एंजाइम्स और ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स जो कोशिकाओं में कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली और क्रियाविधि एक होती है, उनकी रासायनिक प्रवृत्ति एक होती है, क्योंकि वो एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं। वो हमारे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में जाकर के भाग नहीं लेते हैं। इसी कारण हम इन दवाओं को हानिरहित कहते हैं। अगर ये किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते तो ये हानिरहित कतई न होते, इनका कोई न कोई साइड इफेक्ट या एग्रावेशन दिखाई पड़ना चाहिए था। हमने बार बार कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ यदि विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विधि से बनाई गई है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का निस्तेन उसमें है, उन पौधों को लिया गया है जो पौधे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो यदि हमारे शरीर में किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं है तो हम 38 दवाओं का सेवन एक साथ कर लें तो हमको कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में यदि उस दवा की आवश्यकता आपके शरीर को नहीं है तो उसका साइड इफेक्ट आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त कर दूं, मैं किसी थियरी को ना तो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं और ना ही किसी थियरी को बदलने का प्रयास कर रहा हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे मेरे निजी विचार हैं और निजी विचारों की अभिव्यक्ति हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने तमाम साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आप पर यह ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे अनुभवों को आप भी अपने प्रयोग में लेकर के देखें, क्योंकि केवल मेरे प्रयोग करने से ये सिद्धांत नहीं लागू होगा जब तक देश के हजारों साथी इसका प्रयोग करके परिणाम नहीं लेंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पूर्ण रूप से हानिरहित हैं। हानिरहित का तात्पर्य यह है कि ये किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, क्योंकि एंजाइम्स कभी भी आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एंजाइम्स एक विशिष्ट तापमान पर हमारे शरीर में अपनी एज ए कैटालिस्ट अपनी गतिविधियों को, हमारे होने वाली प्रतिक्रियाओं को कम या ज़्यादा जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको ला करके समस्थानिक में या होम्योस्टैटिसिस में छोड़ देते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा विज्ञान का एक मेरा निजी अनुभव का सिद्धांत है,